CH4, मीथेन और एंटो नाइट्रस ऑक्साइड। उमस किसके कारण होती है? CH4 मीथेन गैस के कारण। ये क्या है? पर्यावरण किरणें जो है उनको पृथ्वी से वापस नहीं जाने देती है। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है में घटता क्रम हानिकारक गैसों का कौन सा है? सबसे पहले हेलोन, फिर कार्बन ब्लॉक, फिर CO2, उसके बाद CH4 मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। पृथ्वी का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। समुद्र का जल स्तर कितना बढ़ गया है? 1 से 3 mm बढ़ गया है। अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। H2SO4 ये कौन सा है? गंधक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 कौन सा है? गंधक अम्ल, अम्लों का राजा, बैटरी का अम्ल भी बोलते हैं। HNO3 को सोरे का अम्ल बोलते हैं। अम्लीय वर्षा में H2SO4 कितने प्रतिशत होता है? 70% होता है। वर्षा का जल जिसमें अम्ल घुले हों क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4 70%। इसका pH वैल्यू कितनी होती है? शुद्ध जल की 7 होती है, जबकि अम्लीय वर्षा की pH वैल्यू क्या होती है? 7 से कम, 5 से 6 के मध्य। हम जो पानी पीते हैं, दैनिक यूज करते हैं, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 6.5। अगर pH का मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय। जैसे समुद्र का पानी खारा है तो उसकी pH वैल्यू 7 से अधिक होगी। झील, खारे पानी की झील है, सामर है, तो उसकी pH वैल्यू क्या है? 7 से अधिक होगी, 7 से अधिक होगी। अब अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या पड़ा है कि ताजमहल का जो रंग वाइट था वो क्या हो गया? धीरे 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 ताजमहल का पत्थर का क्षय भी होने लगा है और उसका कलर चेंज होता जा रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? एसिडिक रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, उसकी वजह से उसका रंग खराब हो रहा है ताजमहल का। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब बात करते हैं हम प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर हम खाना बनाते हैं, चावल बनाएं, दाल बनाएं, बहुत जल्दी क्यों पक जाते हैं? इसका मेन रीज़न क्या होता है? प्रेशर कुकर का जब ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसके अंदर पानी उबल के गैस बन के बाहर जल्दी से नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके ऊपर जिसमें कुकर की सीटी आती है या गैस निकलती है उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है। वो वाल्व क्या है, जब कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है पानी का, तो गैस के रूप में वाटर पहले बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो वाष्पित होता है, वाष्प होने के बाद वो गैस जो है बाहर निकलना चाहती है, तो वो उस ढक्कन को खोल के जब निकलती है, जो सीटी बोलते हैं या गैस का निकलना होता है कुकर के ऊपर वाल्व के द्वारा। अब उस दाब की वजह से क्या होता है, उसके अंदर पानी का टेम्परेचर जो है, जो भी हम खाना बना रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। समुद्र के किनारे जो खाना जल्दी बनता है, जल्दी पकता है, दाल हो, चावल हो, कोई भी हो, क्यों? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक जो दाब है वो बहुत ज़्यादा है तुलना में ऊंचे पहाड़ों की तुलना में। पहाड़ों पर खाना बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा गैस जलानी पड़ती है, उसके बाद में खाना बन पाता है। पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वायुमंडलीय दाब पे कैसा होता है? समानुपाती। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिस पर अपना पानी या वाटर जो है उबलना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके बराबर होता है? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, PATM वायुमंडलीय दाब के। क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्वथनांक। किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है? दाब के।
जैसे जैसे क्वथनांक टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कुकर में खाना जो जल्दी पकता है उसका आपको मैंने बताया था, किसकी वजह से, दाब बढ़ने के। दाब बढ़ता है तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है, और क्वथनांक बढ़ता है जिससे क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ है आपका वो जल्दी से पक जाता है, उसको ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। पृथ्वी के सापेक्ष अगर हम बात करें, पृथ्वी की तुलना में पहाड़ों पर अर्थात ऊंचाई पर खाना क्या होता है, देरी से पकता है। अगर हम नीचे खाना पकाएंगे पहाड़ की तुलना में तो जल्दी बनेगा और पहाड़ पर नहीं बनेगा। मैं बताया क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ को ऊष्मा क्या है ऊपर कम मिलती है। कम क्यों मिलती है, क्योंकि ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब कम है। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, जिससे खाना बनने में टाइम लगता है। समुद्र के तल पर जल्दी पकता है, क्यों पकता है, क्योंकि समुद्र के तल पर वायुमंडलीय दाब क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है और खाना जल्दी पकता है। अब बात करते हैं हम इसकी गति के नियम। गति के नियम, गति का नियम। गति के कितने नियम है अपने, 3 नियम। कितने नियम है गति के, 3 नियम। गति का नियम, गति के कितने नियम है अपने, 3 नियम है। प्रथम जड़त्व का नियम। प्रथम नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम। सेकंड क्या है, द्वितीयक नियम जो है संवेग संरक्षण का नियम। द्वितीय संवेग संरक्षण का नियम। पहला प्रथम जड़त्व का नियम, दूसरा द्वितीय संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रथम हो गया जड़त्व का नियम, द्वितीय संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति के ये तीनों नियम हम दैनिक दिनचर्या में देखें तो तीनों नियमों का क्या यूज होता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम नियम की। प्रथम जो नियम है वो क्या है, स्थिरता का या गतिशीलता पर निर्भर करता है। प्रथम नियम किस पे, स्थिरता। दूसरा आपका गतिशीलता। इन दोनों के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है, स्थिरता और गतिशीलता। स्थिरता, स्थान, अगर जैसे कोई पत्थर या भाटा पड़ा है रास्ते में या कहीं भी, वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा, जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाओगे, आप उसको उठाओगे नहीं या धक्का नहीं दोगे, तब तक वह क्या है, वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। इसे बोलते हैं स्थिरता का या जड़त्व का नियम। स्थान परिवर्तन का क्या करता है, वो विरोध करता है, जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। जड़त्व किसके प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। जितना अधिक द्रव्यमान होगा किसी भी पत्थर का या किसी भी वस्तु का, उतना ही क्या अधिक उस पर बल लगाना आपको पड़ेगा। अब आता है आपका गतिशीलता का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो आपको बताते हैं, बल को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, बल को। न्यूटन का प्रथम नियम जो है बल का नियम है, या बल को परिभाषित करता है। और न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम जो क्या कहलाता है, बल के परिणाम को दर्शाता है। न्यूटन का प्रथम नियम
न्यूटन का प्रथम नियम किसको दर्शाता है? बल को। आप ऐसे याद रखो, न्यूटन प्रथम बल, न्यूटन प्रथम बल, न्यूटन प्रथम बल। इसका मतलब न्यूटन क्या कहलाता है? सबसे पहले आपके अंदर बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल। तो बल का नियम आ गया। याद रखने का अच्छा तरीका, न्यूटन ने क्या कहा? आपके अंदर बल होना चाहिए। फिर द्वितीय क्या कहता है? परिणाम। न्यूटन का द्वितीय नियम किसको दर्शाता है? परिणाम को। अब आप इसको याद रखोगे, न्यूटन ने कहा था आपके अंदर अगर बल होगा तो ही आपका परिणाम अच्छा रहेगा। पहले क्या बोल दिया उसने? आपके अंदर बल होना चाहिए। दोबारा क्या बोल दिया? बल होगा आपके अंदर ज़्यादा तभी उसका परिणाम निकलेगा। दंगल में, अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती करेंगे, जिसके अंदर बल ज़्यादा होगा वही तो जीतेगा, दूसरा हारेगा। तो इसका सीधा सा न्यूटन का प्रथम बल द्वितीय परिणाम, जितना बल होगा उसका उतना ही परिणाम बेटर आएगा। तो आपको याद करने का ट्रिक यही है, न्यूटन ने क्या कहा? प्रथम बल चाहिए, दोबारा आपको परिणाम मिलेगा। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन ने देखो कितनी अच्छी बात बताई अपने को। प्रथम बल बोल दिया उसने, आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। द्वितीय बल होगा तो परिणाम में बेटर होंगे। फिर क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। सामने वाला अगर एक थप्पड़ मारता है तो आपका रिएक्ट होना चाहिए, दूसरा ज़बरदस्त मारो उसको। तो ये क्या होगा? उसने क्या की? क्रिया। फिर आपने क्या की? उसके ऊपर प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में क्या हुआ? आपने उसको खींच के मारा। तो ये होता है न्यूटन के तीनों नियम। कैसे हो गया? न्यूटन का प्रथम नियम बल का नियम हो गया, दूसरा परिणाम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया को ऐसे भी समझ सकते हैं हम दैनिक उपयोग में। बंदूक चलाते हैं अगर हम, तो बंदूक का जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर दबाते बंदूक की गोली आगे जाएगी, लेकिन जितना आगे जाएगी उतना ही बंदूक की गोली क्या है? बंदूक का जो है पीछे को झटका देगी। जैसे दूसरा अगर हम समझें, आपको लंबी कूद कूदना है। लंबी कूद कूदने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले थोड़े थोड़े स्टेप में दौड़ लगाना होगा, फिर आपको तेज़ गति से दौड़ के और एक स्थान पर जाके ऊपर को उछलना है, कूदना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? जो पैर है अपना, उस पर ज़ोर से धक्का मारते हैं। किसकी साइड? पीछे की साइड। भाई पीछे की साइड धक्का मारते हैं तभी तो हम आगे को छलांग लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन ने कहा था जब तक कोई क्रिया नहीं होगी प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। एक और एग्जाम्पल समझें। बस के अंदर अगर आप सफ़र कर रहे हो, किसी बस में आराम से बैठे हो, जैसे ही बस वाला स्पीड बढ़ाएगा, एक साथ गियर लगाएगा, तो बस स्पीड पर पकड़ेगी एक साथ में, तो अपने पीछे की साइड झुकेंगे। किधर किस झुकेंगे? पीछे की साइड। जबकि बस किस साइड गई? आगे की साइड। अगर बस वाला अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम क्या होते हैं? आगे की साइड गिरते हैं और बस रुकती है। तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसी में ये है। जैसे हम क्रिया करेंगे वैसे ही क्या होती है? प्रतिक्रिया। दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। किसी क्रिया की इकाई जो है न्यूटन है। किसी भी क्रिया की इकाई क्या है? न्यूटन। कोई भी क्रिया की आपने, उसकी इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन ने अपने ही नाम पर इकाई दे दी। जैसे इकाई आप जानते हो, इकाई बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये क्या इकाई हैं। ऐसे ही न्यूटन ने अपने ही नाम पर क्या दे दी? क्रिया की इकाई दे दी। किसके नाम पर? अपने नाम पर। तो अब जब भी हम बल को नापते हैं, किस में नापते हैं? न्यूटन में। ये थोड़ी कहते हैं 1 लीटर बल है तेरे में, नहीं। क्या कहते हैं? 10 kg 10 न्यूटन बल है तेरे में।
10 न्यूटन क्या है, बल है। किग्रा पर न्यूटन भी बोलते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या है, अलग अलग वस्तु पर होती है, दोनों की इकाई क्या है, न्यूटन। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या है, अलग अलग वस्तुओं पर होती है और दोनों की इकाई क्या होगी आपकी, न्यूटन। मतलब क्रिया की इकाई आप बोलोगे तो क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। क्रिया की इकाई न्यूटन। अब जड़त्व का जो नियम है हम पढ़ेंगे अब प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम कौन सा पढ़ेंगे, प्रथम नियम जड़त्व का नियम। इस नियम में मैं पहले बताया था, अगर कोई वस्तु स्थिर है, वस्तु क्या है, कोई ये मान के चलो कोई बाटा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, तो ये जब तक ये धरती आपकी इसके ऊपर रास्ते में पड़ा है, ये अपनी जगह पर कब तक रहेगा, जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। जब तक हम क्या इस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी ही जगह पर पड़ा रहेगा। अब कितना बल लगाना पड़ेगा, इसका जो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान m, द्रव्यमान जितना इसका द्रव्यमान है उससे अधिक हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पर बल लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या है, वस्तु या बाटा आगे को खिसकेगा, नहीं तो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। यदि कोई गतिशील वस्तु है, जैसे साइकिल है, कार है, कोई भी गतिशील वस्तु है, वह जब तक चलती रहेगी, कब तक, जब तक इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया, जब तक इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या है, वो चलती रहेगी। अब आप बोलोगे सर कि बस कार तो जब तक ही चलती है जब तक उसके अंदर पेट्रोल या डीजल या कुछ होगा, इंजन चलेगा, नहीं इंजन नहीं चलेगा तो चलेगी नहीं अपने आप। अब वो ही बात आ गई कौन सी, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। मैंने कहा था ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, कैसे, बस के अंदर पेट्रोल डीजल या जो भी डाला आपने, गैस डाली, वो कन्वर्ट करता है, कौन, इंजन, किसकी ऊर्जा को, पेट्रोल डीजल की जो ऊर्जा है उसको कन्वर्ट किस में करता है, परिवर्तित करता है किसके अंदर, इंजन, मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में। लिक्विड फॉर्म में थी ऊर्जा पेट्रोल डीजल के अंदर, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और उस यांत्रिक ऊर्जा से गियर बॉक्स की सहायता से, प्रोपेलर शाफ्ट के और टायरों की सहायता से वो ऊर्जा किसको जाती है, पहियों को, और पहिए क्या है, सड़क पर रोटेट होते हैं तो अपना गाड़ी चलती है। तो ऊर्जा को क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। कैसे, पहले लिक्विड फॉर्म में थी ऊर्जा पेट्रोल डीजल में, वो किससे, इंजन के द्वारा किस में चली गई, गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, पहले यांत्रिक में, फिर यांत्रिक से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं बस और गाड़ी जो होती है, उसमें आप अचानक से चढ़ो या चलाओ उसको, तो सवारी के पीछे की ओर झुक जाता है। गाड़ी को अचानक से चलाते हैं तो पीछे की ओर क्यों झुक जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग, या जड़त्व, गाड़ी या बस में झुक जाता है। ट्रेन की अगर हम बात करें, ट्रेन में देखना आप, ए क्या है, त्वरण जीरो होगा, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कांस्टेंट या नियत होगी, और ए बराबर पॉजिटिव, और गति क्या होगी, त्वरित,
किस साइड जाएगा, पीछे की साइड गिरेगा। किस साइड गिरेगा, पीछे की साइड गिरेगा। अगर आपका एक्सीलरेशन या त्वरण जो है नेगेटिव है तो क्या होगा, मंदन। क्या होगा, मंदन होगा। और आदमी किधर गिरता है, पीछे, आगे की ओर। किधर गिरता है, आगे की ओर गिरता है। अब बल का जो फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, क्या दिया था, F बराबर ma। आपने बहुत पढ़ा होगा, F बराबर ma। बल का नियम क्या था, F बराबर ma। m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, मास है। m क्या है, मास या द्रव्यमान है। और a क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन या बोल दो आप त्वरण है। अगर ट्रेन कोई स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट होती है, तो एक साथ झटका लगता है। ट्रेन जब स्टेशन से बैठते हैं और गति पकड़ती है तो एक साथ झटका लगता है। तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव बल है। कौन सा त्वरण है, पॉजिटिव त्वरण है, त्वरित गति करती है। तो हम किधर गिरते हैं, पीछे की साइड। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ट्रेन के अंदर तो वो किस साइड गिरेगा, पीछे की साइड। और ट्रेन अब स्पीड पकड़ गई और एक ही स्पीड में चल रही है तो उस पर त्वरण क्या है, जीरो। वेलोसिटी भी क्या है उसकी, नियत, एक ही स्पीड में चल रही। तो वेलोसिटी जीरो है तो उस कंडीशन में आपका ना तो आगे को गिरोगे ना पीछे को गिरोगे और आप आराम से सफ़र करोगे। अगर ट्रेन में ब्रेक लेता है ट्रेन ड्राइवर, अचानक से लोको पायलट ब्रेक लेगा तो उसकी गति कैसी होती है, मंदन, यानी गति धीमी पड़ती है। गति धीमी पड़ती है तो एक्सीलरेशन कम होता है तो आदमी किधर गिरता है, पीछे की साइड। कहाँ गिरेगा, पीछे की साइड गिरेगा। मंदन में आगे की साइड गिरता है, त्वरण में पीछे की साइड गिरता है। और वेलोसिटी जब स्थिर रहती है तो आदमी क्या है, आराम से सफ़र करता है। यदि ट्रेन नियत वेग से जा रही है तब अगर सिक्का उछालो, अगर आपकी ट्रेन कोई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, आपकी ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो और ट्रेन क्या है, स्थिर वेग से, नियत वेग से चल रही है तो सिक्का कहाँ गिरेगा, आपके हाथ का सिक्का है तो सिक्का आपके हाथ में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरित गति से चल रही है तो सिक्का आपके हाथ में किधर गिरेगा, पीछे की ओर। अगर ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगाया और तो गति कैसी होगी उसकी, कम होगी, धीमी होगी, मंदन गति होगी तो सिक्का किधर गिरेगा, आगे की ओर। किधर गिरेगा, आगे की ओर गिरेगा। अब हम कंबल को कोई कंबल ओढ़ते हैं, उसको झटकाने पर क्या होता है, कंबल से मिट्टी का अलग हो जाता है। जैसे कोई भी कंबल है या कपड़ा है उसको जड़ाओ तो उसकी कंबल या कपड़े से मिट्टी का अलग होना भी इसका एक एग्जाम्पल है। न्यूटन की गति का अगर हम दूसरा नियम बात करें, ये हो गया प्रथम नियम, हो गया जड़त्व का नियम। अब बात करेंगे हम न्यूटन की गति का सेकंड नियम का आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।